हेलो एंड वेलकम टू टारगेट 91 यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर मध्य प्रदेश जीके की सीरीज, जिसमें हमने लगभग 300 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो पिछले क्वेश्चन नहीं देखे तो उन वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो में हमें फिर से 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन देखना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। ये पूछे गए प्रश्न है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया है? जबलपुर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 25 जनवरी सन 1994 को। इस प्रकार की डेट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इन डेट्स को अच्छे से रीड करना, अच्छे से याद करने की कोशिश करना। मुख्य रूप से तांबा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से निकलता है? तो मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला बालाघाट से, और बालाघाट में कहाँ पर? मलाज खंड में। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन होता है कि सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन कहाँ होता है? तो बालाघाट में होता है, और तांबा बालाघाट में मलाज खंड में होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वो भी बालाघाट में ही होता है, लेकिन उसका स्थान है भारवेली। दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि मध्य प्रदेश में हीरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो याद रखना, पन्ना में सबसे ज़्यादा हीरा का उत्पादन होता है। और पन्ना में किस स्थान पर? तो पन्ना में मझगांव में। ये तीनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर अच्छे से याद रखना। सन 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में। अगर आपने मध्य प्रदेश की सीरीज नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप देख लें। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 26वां स्थान है। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है, जिसमें पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 236 वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 236 व्यक्ति रहते हैं। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में घनत्व किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश में भोपाल जिले में है सबसे ज़्यादा घनत्व, और वहाँ पर है 855 वर्ग किलोमीटर। इससे कम अगर देखा जाए तो इंदौर में है, जो कि इंदौर में देखा जाए तो लगभग इससे कम 841 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा भोपाल में, उससे कम इंदौर में। ये तो हुई सबसे ज़्यादा वाली बात। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी में है, और डिंडोरी में मात्र 94 वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है। और अगर देखें कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 6ठा स्थान है। मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान देखें तो रचनात्मक उर्दू लेखन में दिया जाता है। अब बताइए कि इकबाल सम्मान कब से स्टार्ट किया गया? इकबाल सम्मान सन 1986 से, लगभग 1986 से स्टार्ट किया गया, 86-87 से। और अगर बात करें कि इकबाल सम्मान में कितने रुपए राशि के रूप में प्रदान किए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान में 1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। 1 लाख रुपए, ये राशि ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान साहित्य और कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता और सृजनात्मक को सम्मानित करने के लिए 1 लाख रुपए के साथ दिया जाता है। कौन से जिले का समूह सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है? तो भिंड एवं मुरैना 2 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन करते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा किसके समीप है या कहां पर है? तो याद रखना, कायथा उज्जैन के समीप है। मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया गया? तो याद रखना, टाइगर प्रोजेक्ट मंडला जिले में स्थापित किया गया। और पहला टाइगर प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना, पहला टाइगर प्रोजेक्ट है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और ये बताइए कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? ये बना था सन 1933 में अभ्यारण्य।
सन 1933 में तो ये अभ्यारण्य बना था, लेकिन इसके बाद इसे लगभग 10-15 सालों के बाद इसे सन 1955 में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया था। इसके बाद लगभग 1974 में सन 1974 में कान्हा किसली नेशनल पार्क बना दिया गया, टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर दिया गया। और अगर इसके कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 940 वर्ग किलोमीटर। याद रखना 940 किलोमीटर वर्ग है, याद रखना 940 वर्ग किलोमीटर। और अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट बाघ परियोजना राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखते हैं, विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र 35 है। ये अनुसूचित जाति के लिए है। अब अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 आरक्षित क्षेत्र है विधानसभा में। बुंदेलखंड पठार का क्षेत्रफल कितना है, तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड पठार का कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 7.7% है। ये तो हमने प्रतिशत के तौर पर देखा। अब अगर हम इसको देखें कि इसका कुल क्षेत्रफल किलोमीटर में कितना है, तो इसका बुंदेलखंड का कुल क्षेत्रफल 24,000 वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश की बात। और ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर फैला हुआ है ऊपरी हिस्सा। बुंदेलखंड की कुल ऊंचाई की बात करेगा तो बुंदेलखंड पठार की कुल ऊंचाई होगी लगभग 155 मीटर से 400 मीटर के बीच, 155 मीटर से 400 मीटर के बीच में। मध्य प्रदेश में रतलाम, नीमच इस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस प्रकार के क्षेत्र हैं ये, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं ये। साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये लगभग हम सारे विद्यार्थी जानते हैं कि साड़ियों के लिए अशोकनगर का एक छोटा सा शहर चंदेरी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब ये चंदेरी आता कहाँ पर है, अशोकनगर में आता है। और ये अशोकनगर किस जिले से अलग हुआ, तो अशोकनगर गुना जिले से अलग हुआ। गुना जिले से कब अलग हुआ, ये लगभग सन 2003 में 3 जिलों को अलग किया गया था। उस समय 3 जिलों के साथ तीसरा जिला ये भी सम्मिलित था जो कि गुना से अलग हुआ है। और अगर बात करें कि अशोकनगर का नाम अशोकनगर क्यों पड़ा, तो ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में सम्राट अशोक उज्जैन जीतने के बाद उन्होंने प्रचार भूमि पर रात गुजारी थी, इसलिए उस भूमि का नाम अशोकनगर के नाम से जाना जाता है। गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत साझेदारी है, तो गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की लगभग 57% साझेदारी है। और ये इंडिया का सबसे दूसरा बड़ा नर्मदा नदी पर बना हुआ एक बांध है जिसकी ऊंचाई लगभग 138 मीटर है। और अगर वर्तमान में देखें तो इसकी ऊंचाई तो बढ़ा दी गई है, अभी हो गई है 163 मीटर। 163 मीटर याद रखना, वर्तमान में 163, और इसकी निश्चित ऊंचाई 138 मीटर थी। और इसका शिलान्यास किसने किया था, इसका शिलान्यास सरदार सरोवर बांध का शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और उसकी डेट क्या होगी, तो वो लगभग 5 अप्रैल को सन 1961 में इसका शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाब से सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचाई करने वाला जिला एकमात्र बालाघाट जिला है, जो कि मध्य प्रदेश में नीचे की ओर एक कॉर्नर पर बना हुआ स्थित जिला है जो कि बालाघाट है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचाई होती है। और अगर हम सबसे ज़्यादा सिंचाई की बात करें, सिंचाई में देखें तो सबसे ज़्यादा सिंचाई दतिया नामक ज़िले में होती है। और दतिया नामक ज़िले में कितने प्रतिशत सिंचाई होती है, तो दतिया नामक ज़िले में 66.4% सिंचाई होती है। और सबसे कम सिंचाई कहाँ पर होती है, लगभग नहीं के बराबर, तो नहीं के बराबर सिंचाई डिंडोरी में होती है। कितने प्रतिशत होती होगी, लगभग 0.58%, बहुत ही कम, लगभग नहीं के बराबर सिंचाई होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कत्था उद्योग का संबंध किस जाति से है, तो कत्था उद्योग का संबंध खेराल जाति से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होशंगाबाद जिले में गेहूं का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, पगलिया मध्य प्रदेश की किस अंचल के लोक चित्रकला है, तो पगलिया मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की लोक चित्रकला है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान किस स्थान पर रहता है,
तो होशंगाबाद नामक जिले के पचमढ़ी नामक स्थान पर सबसे कम तापमान रहता है। मतलब कि यहाँ पर लगातार बारिश होने के कारण यहाँ पर तापमान बहुत ही कम रहता है। अब बात करते हैं कि बारिश वहाँ पर कितने सेंटीमीटर होती है। तो वहाँ पर बारिश कम से कम 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक बारिश का मौसम बना रहता है, अर्थात बारिश होते रहती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में किस शहर में देश का एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, किस शहर में एक अफीम की फैक्ट्री है। तो मध्य प्रदेश के नीमच नामक जिले में अफीम की फैक्ट्री है। और याद रखना कि अफीम की फैक्ट्री पूरे भारत में दूसरे नंबर की फैक्ट्री है। और ये फैक्ट्री कब बनाई गई। ये फैक्ट्री 1 अप्रैल सन 1930 के समथिंग बनाई गई। अब देखते हैं कि ये सेकेंड फैक्ट्री है जो कि भारत में, इसकी सेकेंड फैक्ट्री मध्य प्रदेश में है। तो पहली फैक्ट्री कहाँ पर होगी। तो पहली फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है और वो लगभग 1820 में बनाई गई थी। नीमच जिले में एक तो अफीम की फैक्ट्री है और दूसरी अल्काइड्स की निर्माण की फर्म है। 2 फर्म है, एक तो अफीम की फैक्ट्री और दूसरी अल्काइड्स के निर्माण का फर्म है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है। तो वो गुजरात राज्य से लगती है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के सिर्फ 2 जिले टच करते हैं, एक झाबुआ और दूसरा अलीराजपुर। ये तो हुई कम सीमा वाली बात। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य के साथ साझा करती है। तो वो राज्य होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी को चर्मवती के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी को चर्मवती के नाम से भी जाना जाता है। क्या हम ये जानते हैं कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश में। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के जानापाव पहाड़ी नामक क्षेत्र से निकलती है। जानापाव पहाड़ी कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के कुछ लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर बाहर बहे। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी होगी। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। चंबल नदी कहाँ पर समाप्त होती है, किस नदी में मिलकर समाप्त होती है। तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कोरंडम किस जिले में आता है। सीधी जिले में। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन में अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तीसरा स्थान है। धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले में स्थित है। नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो नचना कुठार अभिलेख व्याघ्रराज से संबंधित है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था। तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने लगभग 950 से 1050 ईस्वी के मध्य बनवाया था। अब प्रसिद्ध शहर खजुराहो कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर नामक जिले में स्थित है। रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी। तो रानी अवंतीबाई रामगढ़ के झांसी की रानी थी। बॉक्साइट अयस्क कौन से पहाड़ से निकलता है। तो बॉक्साइट अयस्क कौन से पहाड़ से निकलता है। बॉक्साइट अयस्क खपड़ी पानी पहाड़ से निकलता है। खपड़ी पानी पहाड़ कहाँ पर है। तो याद रखना खपड़ी पानी पहाड़ बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं। तो ये किस राज्य का मतलब है। मध्य प्रदेश से लगभग 22 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। मालवा क्षेत्र, मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी जानापाव है। अभी हमने देखा जानापाव कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के बाहर लगभग 25 से 30 किलोमीटर, लगभग 28 किलोमीटर के दायरे में लगभग दूरी पर स्थित है। और जानापाव पहाड़ी पर भगवान परशुराम की प्रतिमा है। भगवान परशुराम 1 नवंबर सन 2000 को किस राज्य का विभाजन हुआ था। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ अलग हुआ था इससे एक दिन पहले। बौद्ध धर्म का पर्यटन मतलब प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश में सांची नामक स्थान पर बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। और सांची कहाँ पर है। तो याद रखना है सांची एक छोटा सा गांव है मध्य प्रदेश का जो कि रायसेन नामक जिले में आता है। रायसेन, याद रखना सांची रायसेन नामक जिले में एक छोटा सा गांव है जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस झाबुआ जिले में पाया जाता है।
पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो पादप एवं जीवाश्म के लिए फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, बहुत ही विख्यात मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी नामक जिले में स्थित है। और फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? ये बना था सन 1968 में। ये डेट याद रखना। और ये मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा। ये याद रखना, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है तो ये लगभग कहाँ पर होगा? डिंडोरी में। ये डिंडोरी में शाहपुर नामक क्षेत्र में है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा? तो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 270 वर्ग किलोमीटर है। याद रखना, 270 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गान 1 नवंबर सन 1981 में अपनाया गया था। राजकीय गान है ये। राजकीय गान के रचनाकार कौन है? तो राजकीय गान के रचनाकार महेश श्रीवास्तव है। राजकीय गान हमारा कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय गान सुख का दाता सबका साथी, ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है। और एक बात और बतानी थी, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान को घुघुआ भी कहा जाता है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान को घुघुआ भी कहा जाता है, घुघुआ। ये याद रखना, अगर पूछ लिया जाए कि घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो वो डिंडोरी में, और फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान को भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। अगर उत्तरी जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला मुरैना होगा। और अगर पूर्वी जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली होगा। और अगर मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला अलीराजपुर होगा। और अगर मध्य प्रदेश का मध्य जिला पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का मध्य जिला सागर है। सीधी एवं झाबुआ के सूर्योदय का समय में कितना अंतर है? तो दो जिले पूर्वी एवं पश्चिमी दो जिलों के बीच में सूर्योदय के समय में लगभग आधे घंटे या 34 मिनट का अंतर होता है। मतलब कि सीधी में 34 मिनट पहले सूर्योदय होगा और झाबुआ में 34 मिनट बाद सूर्योदय होगा। जड़ी बूटी बैंक कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक होशंगाबाद में। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पचमढ़ी नामक क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश और वहाँ पर बहुत ही जंगल टाइप, बहुत ही हरियाली बहुत अच्छी मात्रा में देखी जाने रोमांचक दृश्य है। और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इस कारण वहाँ पर जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश का उत्सव कहाँ पर होता है? तो मध्य प्रदेश का उत्सव याद रखना, इंदौर में नहीं होता, भोपाल में नहीं होता और किसी भी स्थान में नहीं होता। मध्य प्रदेश का उत्सव दिल्ली में होता है। मध्य भारत पर हुणों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था? तो मध्य भारत पर हुणों ने 6ठी शताब्दी में आक्रमण किया था। सन 1923 में कहाँ से झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ? तो सन 1923 में जबलपुर से झंडा सत्याग्रह का आरंभ किया गया। और ये झंडा सत्याग्रह वहाँ से पूरे देश में इसकी चिंगारी फैली। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व कर रहा था, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस आंदोलन को दबाने के लिए आंदोलनकारियों को ब्रिटिश हुकूमत ने जेल में डाल दिया था। जैसे कि आज वर्तमान समय में वैकेंसियों को लेकर चल रहे आंदोलनों को मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय किस स्थान से प्रारंभ किया गया? तो यह नीमच जिले के झातला नामक ग्राम से प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं आईआईटी और आईआईएम विश्वविद्यालय खोले जाने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर कौन सा है? तो वह एकमात्र शहर जहां पर आईआईटी और आईआईएम दोनों ही विश्वविद्यालय स्थित है, इंदौर नामक शहर में, इंदौर जिले में। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बालाघाट में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। और अगर वन की बात करें तो मध्य प्रदेश में बालाघाट में लगभग 4,978 वर्ग किलोमीटर में 4,978 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है वन। अगर वन की और कुछ बात करें तो वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वनों का राष्ट्रीयकरण सन 1970 में किया गया। ये डेट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले किसका राष्ट्रीयकरण हुआ? तो तेंदुपत्ता का सबसे पहले तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पुराना चिकित्सा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में, जिसका नाम है गजराराजे चिकित्सा महाविद्यालय। अब ये गजराराजे चिकित्सा महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो इसका सन 1946 है। ये सन ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना सन 1946 में की गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट का उत्पादन किस स्थान पर होता है?
तो बैतूल में ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और बैतूल में कहाँ पर होता है, उस क्षेत्र का नाम क्या है, तो वो क्षेत्र है लगभग गोढ़ाना गोढ़ाना के मरामझीरी ग्राम, गोढ़ाना के मरामझीरी ग्राम से ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिंहदेव समिति द्वारा कितने जिले बनाए गए, तो सिंहदेव समिति के द्वारा 6 जिले बनाए गए। और याद रखना, सिंहदेव समिति के साथ साथ BR दुबे समिति भी आई थी। और वो कब आई थी, वो आई थी 25 मई 1998 को। ये डेट याद रखना, 25 मई 1998 को 2 समितियां आई थी, एक BR दुबे समिति और दूसरी सिंहदेव समिति। BR दुबे समिति से 10 जिले का निर्माण करवाया जाना था, हुआ था। और BR दुबे समिति से 10 जिले और सिंहदेव समिति से 6 जिलों का निर्माण किया गया था। इस प्रकार उस समय सन 1998 को मध्य प्रदेश में कुल 16 जिलों को मिलकर 61 जिले हो गए थे इस स्थिति को। अगर आपने MPGK के वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो को भी देखे, ये बातें वहां मैंने कवर की है। प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में एकमात्र किशोर बंदी गृह नरसिंहपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, कपिलधारा दुग्धधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो कपिलधारा दुग्धधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में अनूपपुर में स्थित है। और यह लगभग देखा जाए तो कपिलधारा अमरकंटक से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह वाला दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है। अब बात करें, ये सबसे पहला जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और अगर इसकी बात करें तो ये कितने फीट ऊंचा होगा, तो ये लगभग 100 फीट ऊंचा होगा। इस प्रकार आज के सारे क्वेश्चंस खत्म हुए जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इन्हें आप एक बार और देख लेना, इन्हें अच्छे से याद कर लेना।